गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी। बच्चों हम 4.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण के बारे में देख रहे थे। आइए अब रासायनिक क्रियाओं के कुछ लक्षणों को देखें। बच्चों हम लोग क्रियाकलाप 3 रासायनिक लक्षणों में हम क्रियाकलाप 3 देख चुके हैं। क्रियाकलाप 4 हमें पढ़ना है, ठीक है। आवश्यक सामग्री में हम लेंगे शक्कर, गर्म करने का साधन, परखनली होल्डर, कड़े कांच की परखनली। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये कड़े कांच की परखनली है, ठीक है। ये हमारा होल्डर है, गर्म करने का हम साधन ले चुके हैं। और क्या लेना है, हमें शक्कर लेना है। एक कड़े कांच की परख नली लें, उसमें थोड़ी सी शक्कर लेकर गर्म करें। चित्र 4.1 गर्म करने पर होने वाले परिवर्तन को देखें। शक्कर गर्म करने पर पहले पिघलती है ना। यदि हम शक्कर को पहले गर्म करेंगे तो क्या होगा, शक्कर पिघलता है, ठीक है। तो क्या हो रही है, देखो यहाँ पर शक्कर, जब हम शक्कर को गर्म कर रहे हैं तो पहले शक्कर क्या हो रही है, पिघल रही है। अधिक गर्म करने पर जलकर काली हो जाती है तथा और परखनली की दीवार पर पानी की बूंदें दिखाई देती है, ठीक है। यदि हम सिर्फ शक्कर को क्या करें, गर्म करें, तो शक्कर पहले क्या होती है, पिघलती है। और यदि बहुत अधिक तेज़ गर्म करेंगे तो क्या होगा, शक्कर जलकर काली हो जाती है ना। और जो ये परखनली की दीवार है, ये साइड में क्या बैठ जाता है, पानी की बूंदें हमें दिखाई देती है, ठीक है। इसे शक्कर का अंगारण, चारिंग कहते हैं, है ना। अंगारण को ही क्या कहा जाता है, चारिंग। तो इसे शक्कर का अंगारण, चारिंग कहते हैं। क्या यहाँ क्रिया के बाद बने गए पदार्थ क्रिया के पहले लिए गए पदार्थ के समान है। तो देखिए, जो हम पदार्थ शक्कर लिए थे, क्या जब वो गर्म होता है ना, जलने के बाद क्या वो पदार्थ, जो बना पदार्थ है, पहले जैसा होता है, नहीं होता है ना। क्या होता है, जब हम ताप देते हैं, उष्मा देते हैं, तो वो पदार्थ एक नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ देखा कि नए पदार्थ के बनने की यह क्रिया गर्म करने पर संपन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक क्रियाएं गर्म करने पर संपन्न होती है। इन क्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। इस क्रिया में ऊष्मा क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। अवशोषण होना है ना, अवशोषण होना मतलब अवशोषित होना, ठीक है। ऊष्मा को ये क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी कहलाते हैं, ठीक है। आपने देखा क्रियाकलाप 1 में अनबूझे चूने में पानी डालने से, ठीक है। अनबूझा चूना आप लोग जानते हैं, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और जो अनबूझा चूना, जो बुझा हुआ नहीं होता है, उस चूने का सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ हम कौन सा चूना लेंगे, अनबूझे चूना, है ना, अनबूझा हुआ चूना लेंगे। आपने देखा क्रियाकलाप 1 में अनबूझे चूने में पानी डालने से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यदि हम चूने में पानी डालेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है, जिसे हम ऊष्मा का उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। अतः कुछ रासायनिक क्रियाओं के संपन्न होने में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, जब हम जो चूना होता है उसमें पानी डालते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो जो ऊष्मा उत्सर्जित होता है, उत्पन्न होता है, इसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें जो शक्कर है बच्चों, जो जिसे हम ताप दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो गर्म करने पर यह क्रिया जो है, गर्म करने पर संपन्न हो रही है। नया पदार्थ बन रहा है तो यह क्रिया गर्म करने पर संपन्न हो रही है और ये ऊष्मा का अवशोषण कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। क्रियाकलाप 5 आवश्यक सामग्री, परखनली, दूध, नींबू का रस, गर्म करने का साधन।
अब हम आवश्यक सामग्री में परख नली लिए हैं, दूध लिए हैं, नींबू का रस लिए हैं, गर्म करने का साधन लिए हैं। अब क्या करेंगे, परख नली को दूध से आधा भर लें। तो हम परख नली में आधा दूध डाल लेंगे और परख नली को आधा भर लेंगे दूध से। अब इसे गर्म कर नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें। अब हम क्या करेंगे, दूध को गर्म करेंगे और उसमें कुछ नींबू के रस को डालेंगे। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को देखें। अब क्या होगा, जब हम दूध को डाले थे जो परख नली में, वो दूध को हम गर्म करिए, है ना। गर्म करने के बाद हम क्या किए, उसमें थोड़ा सा नींबू की कुछ बूंदें डाल दिए। अब उनमें क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, जब रासायनिक क्रिया हुआ तब हम देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का बनना कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने का एक लक्षण है ना। हमें कुछ सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं। जो सफ़ेद अवक्षेप का बनना कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने के ही क्या है, लक्षण है। तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण देख रहे हैं बच्चों। तो ये भी एक रासायनिक लक्षण है, अभिक्रिया होने का, संपन्न होने का लक्षण है। कैसे, जो सफ़ेद अवक्षेप हम प्राप्त करते हैं उससे पता चल जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 6, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। आवश्यक सामग्री में हम परख नली, तांबे की छीलन, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, आप सभी जानते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में जब नाइट्रिक अम्ल की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा कम हो तो वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहलाती है ना। और यहीं पर यदि नाइट्रिक अम्ल की जगह नाइट्रिक अम्ल कम मात्रा में और पानी की मात्रा अधिक होती तो वो तनु नाइट्रिक अम्ल कहलाती। तो यहाँ हम कौन सा अम्ल लिए हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिए हैं, जिसमें नाइट्रिक अम्ल की मात्रा अधिक है। ठीक है, एक परख नली में लगभग 1 ग्राम तांबे की छीलन लेकर उसमें 2 से 3 मिलीलीटर सांद्र नाइट्रिक अम्ल डालें। आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भूरे रंग की गैस बनती है। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोहा का चूर्ण लेते हैं ना, उसी प्रकार से हम यहाँ क्या लिए हैं, एक परख नली में हम तांबे की 1 ग्राम तांबे की छीलन लिए हैं। ठीक है, और उसमें हम 2 से 3 मिलीलीटर सांद्र नाइट्रिक अम्ल डाले हैं। ठीक है, उस तांबे की छीलन में। और देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया होता है, तांबे के छीलन और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होता है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, भूरे रंग की गैस बनती है ना। अतः अभिक्रिया के फलस्वरूप क्रियाकारक के रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है ना। क्या होता है, उनके रंगों में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन भी एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। इस प्रकार हमने देखा रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने, रंग परिवर्तन, अवक्षेप बनना, ऊष्मा परिवर्तन अथवा अवस्था परिवर्तन द्वारा पहचानी जा सकती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो रासायनिक परिवर्तन है वो रंग भी परिवर्तन करते हैं, तो भी रासायनिक परिवर्तन के ही लक्षण होते हैं। अवक्षेप बनना भी रासायनिक परिवर्तन के लक्षण हैं। ऊष्मा परिवर्तन और अवस्था परिवर्तन, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के ही लक्षण है। ठीक है, इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि इनमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कई रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक अभिलक्षण भी दर्शाती हैं। हम देखेंगे यहाँ 4.3। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षणों के बारे में जान लेने के बाद आइए हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के बारे में जानें। तो हम यहाँ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों ये संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्रियाकलाप 7, आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में हम लेंगे मैग्नीशियम का टुकड़ा, चिमटी, गर्म करने का साधन। अब क्या करेंगे, हम एक चिमटी की सहायता से मैग्नीशियम के टुकड़े को जलाएं। तो हम एक मैग्नीशियम के टुकड़े को चिमटी की सहायता से पकड़कर क्या करेंगे, जलाएंगे। जलने के फलस्वरूप ऊष्मा तथा
प्रकाश उत्पन्न होते हैं, है ना। वो मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा निकलती है और साथ ही प्रकाश उत्पन्न होती है, ठीक है। तथा सफ़ेद रंग का पदार्थ बनता है, एक पदार्थ बनता है जो कौन से रंग का होता है, सफ़ेद रंग का। यह सफ़ेद रंग का पदार्थ क्या है? क्या इस आधार पर आप यह कह सकते हैं कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के बीच कोई रासायनिक क्रिया हो रही है? इस क्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक नया सफ़ेद रंग का पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं Mg मैग्नीशियम का ही फॉर्मूला है, सूत्र है। ऑक्सीजन O2 हमारा ऑक्सीजन का सूत्र है ना। तो जब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ये दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये नया पदार्थ बन गया। इससे हमें ये पता चलता है कि ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं एक नया पदार्थ बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये संयोजन से इसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाए, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये हमारा क्या है, रासायनिक पदार्थ हैं और दोनों ये जब जुड़ते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे ही हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। आपने आयरन और सल्फर को मिलाकर आयरन सल्फाइड बनना पढ़ा है, यह भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अमोनिया NH3 का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, बच्चों ये अमोनिया का सूत्र है NH3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनना संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो पदार्थ हैं, एक अमोनिया है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब ये दोनों संयोजन से अभिक्रिया कर एक नया पदार्थ एक नया उत्पाद बनाते हैं जिसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा संयोजन अभिक्रिया है। ये कई रासायनिक अभिक्रियाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण क्रमवार संयोजन क्रियाओं के फलस्वरूप किया जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण के समय 3 संयोजन क्रियाएं क्रमवार की जाती है। पहले सल्फर को जलाने पर उसकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनती है जिसे हम SO2 कहते हैं, ठीक है। जब डाई होती है तो SO2 और जब ट्राई बोलेंगे तो SO3, ठीक है। ट्राई ऑक्साइड में SO3 और डाइऑक्साइड में SO2। तो ये SO2 है इसलिए हम सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर लिए हैं ऑक्सीजन, जब ये दोनों क्रिया किए तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा एक नया पदार्थ बना, है ना। यही हमारा संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों संख्या में ये हमारा सल्फर एक ही परमाणु है और यहाँ पर जो हमारा परमाणु संख्या देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। तो इधर भी देखिए जो संख्या है दोनों तरफ बराबर हैं, तो ये हमारा जो रासायनिक क्रिया हुई है ये क्या है, संतुलित है ना। यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है और सल्फर 1 है। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीजन से संयोजन कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। जो अब हमारा ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, SO2, यहाँ पर आप देख सकते हैं SO2 ये क्या किए, अब ऑक्सीजन के साथ क्रिया किए, ठीक है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये भी संख्या में दोनों साइड में आपको बराबर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर जब 2 लिखा है तो ये S और O दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो सल्फर है 2 है और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर भी हमारा कितना ऑक्सीजन है, 2 है। तो 2 2 4 5 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए S हमारा कितना था, 2 है, तो यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन 3 है और 3 से जब 2 का गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, 3 2 जा
6, तो हमारा ऑक्सीजन इधर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर 2, ठीक है 6 इधर भी 6, यानी कि दोनों तरफ हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संतुलित है, दोनों तरफ जो संख्या है परमाणुओं की वो भी बराबर है, ठीक है। और यह संयोजन जो है हमारा कौन सा रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ संयोजित होकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। अब यहाँ पर क्या है, हम सल्फर पहले क्या हुआ था, यहाँ पर हम देखे थे बच्चों कि जो होता है कई रासायनिक पदार्थों का बड़े पैमाने पर जो निर्माण क्रमवार संयोजन क्रियाओं के फलस्वरूप किया जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करना है ना, हमें किसका निर्माण करना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के समय 3 संयोजन अभिक्रियाएं क्रमवार की जाती हैं। कितनी, 3। तो हम सबसे पहले देखे थे सल्फर डाइऑक्साइड बना था, सल्फर और ऑक्सीजन क्रिया किए थे तो सल्फर डाइऑक्साइड, और जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन क्रिया करती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। और जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या करती है, जब जल के साथ क्रिया करती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और प्लस H2O, ये पानी का जल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये जब क्या किए, क्रिया किए, इनके बीच में जब क्रिया हुई तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाए, है ना। H2 यहाँ पर हम लिख लिए, S लिख लिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन है कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन 4 लिख लेते हैं। इस प्रकार H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है ना। तो ये 3 क्रिया के फलस्वरूप है ना प्राप्त हुआ, तो हम इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, है ना। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन मतलब क्या होता है बच्चों, टूटना, ठीक है, अलग अलग होना, टूटना। और वियोजन मतलब भी वही होता है, अलग अलग होना, टूटना, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 2 में हमने देखा कि खाने के सोडे के अपघटन से सोडियम कार्बोनेट, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। हम क्रियाकलाप 2 में देखे बच्चों कि खाने के सोडे, है ना, खाने का सोडा आप लोग जानते हैं जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो जब सोडियम खाने के सोडे के अपघटन जब टूटता है, अपघटन से सोडियम कार्बोनेट, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस तरह की अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ उत्पाद बनाते हैं। पदार्थ या फिर हम उत्पाद कहते हैं, है ना, बनने वाली जो पदार्थ होता है उससे, तो उत्पाद बनाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जब अपघटन ताप के द्वारा होता है तो उसे तापीय अपघटन कहते हैं। जल का विद्युत अपघटन भी अपघटन का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पानी लिए हैं H2O और इसे हम क्या किए हैं, विद्युत के द्वारा अपघटन किए हैं, ठीक है। तो पानी का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो ये पानी 2 भागों में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। विद्युत अपघटन करने पर हमें ये भी पता चलता है बच्चों कि पानी कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है। तो हमें पता चल गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा पानी बना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चूने के पत्थर, है ना, चूने के पत्थर जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। चूने के पत्थर को गर्म करने पर चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना, टूटना भी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है किसमें टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। तो हमें पता चल जाता है इसमें जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट किससे मिलकर बना है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अभिकारक है जो भाग ले रहा है, और ये क्या है, बनने वाला उत्पाद है। तो बच्चों इससे पता चल जाता है जो हमारा अभिकारक है ना, वो जब उसका अपघटन होता है तो 2 या 2 से अधिक भागों में जब वो
टूटता है तो वह पदार्थ कौन सा पदार्थ कहलाता है? यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यह जो उत्पाद बना है यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखेंगे 3 विस्थापन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 8 आवश्यक सामग्री। तो बच्चों यहाँ विस्थापन अभिक्रिया मतलब आप क्या समझते हैं? विस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है कि जो पावरफुल तत्व होते हैं, है ना, और जो वीक तत्व होते हैं, तो पावरफुल जो तत्व होते हैं, स्ट्रॉन्ग तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं? वीक वाले जो तत्व होते हैं उनके पास स्थापित होकर अपनी जगह पे उन्हें भेज देते हैं ना, वो एक दूसरे का जो जगह होता है उसे चेंज करते हैं। यही क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। हम आगे देखते हैं। आवश्यक सामग्री में हम परख नली लेंगे, माचिस, जिंक, तनु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इतना हम आवश्यक सामग्री में लिए हैं। अब हम क्या किए हैं? एक परख नली में जिंक के कुछ टुकड़े लीजिए। तो हम एक परख नली, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, इसमें हम क्या लिए हैं? जिंक के कुछ टुकड़े लिए हैं और उसमें क्या किए हैं? थोड़ा सा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। तो हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में। अब क्या किए हैं? क्या कोई गैस निकल रही है? यह गैस कौन सी है? आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गैस निकल रही है ना। तो कौन सी गैस निकल रही है? परख नली के मुंह के समीप जलती माचिस की तीली अथवा अथवा मोमबत्ती ले जाइए। चित्र 4.2 क्या किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई दी? तो देखिए बच्चों, जब हम जलती माचिस को या फिर मोमबत्ती को, है ना, जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो इसके फलस्वरूप क्या निकलती है? गैस निकलती है। और इस गैस के समीप हम जब माचिस की तीली लाते हैं तो इसमें से कुछ आवाज़ निकलती है ना। तो इस अभिक्रिया में जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित कर उसका स्थान ले लिया है। क्या किया है? जो जिंक है ना, जिंक ने क्या किया? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस में उपस्थित है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित जो हाइड्रोजन को क्या कर देता है? विस्थापित कर उसका स्थान ले लिया है, जिसके फलस्वरूप जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जिंक प्लस HCl हम क्या लिए हैं? जिंक लिए हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिंक ने क्या किया है? यहाँ पर Cl है, हमारा क्लोरीन है, और यहाँ पर क्या था? H था, हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर क्या किया? जिंक अपना जगह हाइड्रोजन का जगह लेकर और हाइड्रोजन के जगह पे जहाँ पर जिंक था वहाँ पर हाइड्रोजन चला गया। मतलब जिंक क्या किया? हाइड्रोजन का जगह ले लिया, ठीक है, और अपने जगह पर हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। इसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जिंक है ना, और यहाँ पर HCl। तो जिंक ने क्या किया? हाइड्रोजन का जगह ले लिया और हाइड्रोजन की जगह पे क्या किया? हाइड्रोजन की जगह पे जिंक अपना जगह ले लिया और जिंक के जगह पे हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट होता है। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? तो आइए देखिए, क्रियाकलाप 2 में हमने देखा कि खाने के सोडे के अपघटन से जो गैस बन रही है उसे यदि चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए, है ना, यदि हम चूने के पानी में उसे डालेंगे तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। किसे डालेंगे बच्चों? खाने के सोडे, है ना। हम देखे हैं खाने के सोडे जब हम अपघटन करवाते हैं, अपघटन मतलब टूटना, आप लोग जानते हैं। तो टूटने के फलस्वरूप जो गैस बन रही है, यदि हम उसमें क्या डालेंगे? चूने के पानी को, है ना। तो चूने के पानी को जब हम प्रवाहित करेंगे तो जो चूने का पानी है कौन सा रंग में बदल जाएगा? दूधिया। आप लोग जानते हैं दूधिया कलर एक बहुत ही वाइट, है ना, दूध के कलर का हो जाता है। इस अभिक्रिया में चूने का पानी, जिसे रासायनिक भाषा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हॉल्टवाइज है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट
CO3 बनाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, जो पानी में विलय नहीं होता है, घुलता नहीं है, है ना। अविलय अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, वे अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार बने ठोस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अवक्षेपण अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई। जो हमें अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं वे ही क्या कहलाते हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये पदार्थ क्या होते हैं? ठोस होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट तथा हमें पानी प्राप्त होते हैं जब ये दोनों क्रिया करते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे चूने का पानी कैसे तैयार करें। तो हम चूने का पानी कैसे तैयार कर सकते हैं? आवश्यक सामग्री में हम 2 कांच की बोतल लेंगे और कीप, छन्ना पत्रक, आप लोग जानते हैं छन्ना पत्रक किसे कहते हैं? फिल्टर पेपर को, और अनबूझा चूना लेंगे, है ना। एक कांच की बोतल को 2/3 पानी से भर लें। अब हमें क्या करना है? एक कांच की बोतल को 2/3 पानी से भर लेना है। अब इसमें 2 चम्मच अनबूझा चूना डालकर रख दें, है ना। अनबूझा चूना जिसमें जो बुझा हुआ नहीं रहता है, आप लोग जानते हैं अनबूझा चूना किसे कहते हैं? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड को डालकर रख देंगे। अगले दिन इस पानी को छान लें, और उसके अगले दिन हमें पानी को छान लेना है जो छन्ना पत्रक के द्वारा, फिल्टर पेपर के द्वारा। दूसरे बोतल में भर लेंगे। इस प्रकार पारदर्शी चूने का पानी तैयार हो जाता है ना। इसी प्रकार से हमारा जो चूने का पानी है वो तैयार हो जाता है। अब हम देखेंगे उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है बच्चों। तो देखिए क्रियाकलाप 9 में हम आवश्यक सामग्री में परखनली लिए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिनोनेप्थिलीन ड्रॉपर, लाल तथा नीला लिटमस पेपर लेंगे। ठीक है, आवश्यक सामग्री में हम इतना लेंगे। ये फिनोलेप्थिलीन आप लोग सब लोग जानते हैं। फिनोलेप्थिलीन किसे बोलते हैं? जो डामर गोली होता है ना, डामर गोली के नाम से भी जानते हैं, फिनॉल गोली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक परखनली में 20 बूंदे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेकर उसमें 1 या 2 बूंद फिनोलेप्थिलीन की डालेंगे, है ना। फिनोलेप्थिलीन डालेंगे हम किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में। ठीक है, हम तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन कितना लिए हैं? 20 बूंदे डाले हैं किसमें? एक परखनली में, और उसमें हम क्या डाल दिए? फिनोलेप्थिलीन डाल दिए। कितना? 2 बूंद डाले हैं। ठीक है, विलयन में कौन सा रंग उत्पन्न हुआ? अब हम देखेंगे विलयन में कुछ रंग उत्पन्न होगा। तो विलयन के रंग में परिवर्तन से आप जान सकते हैं कि विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक है, जब हम यह प्रैक्टिकल करके देखेंगे बच्चों तो हमें पता चल जाएगा कि विलयन का रंग कौन सा रंग में परिवर्तित हुआ। तो इससे हम जो रंगों को देखकर हम जान जाएंगे कि यह क्षारीय है या फिर अम्लीय है। ठीक है, तो अब इस क्षारीय विलयन में ड्रॉपर तथा बूंद बूंद करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। तो हमें पता है बच्चों फिनोलेप्थिलीन क्या है? कौन से पदार्थ हैं? क्षारीय पदार्थ हैं, क्षारीय पदार्थ को दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ये क्षारीय पदार्थ हैं, और क्षारीय विलयन में हम क्या करेंगे? ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। अब अम्ल को डालेंगे तो क्या होता है? विलयन को हिलाते जाएं, हिलाते रहना है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब विलयन को गुलाबी रंग, जो विलयन का जो गुलाबी रंग है ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, है ना। अब इस विलयन में क्रमशः लाल व नीला लिटमस डालकर, नीला लिटमस पेपर को हम डालेंगे। तो इस प्रकार अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया से लवण तथा पानी बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखो बच्चों हम क्षार लिए हैं NaOH, ये हमारा क्या है? क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये हमारा अम्ल है। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, है ना, और
यहाँ पर H2O हमारा पानी अलग हो जाता है, ठीक है। तो लवण, सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं। यह क्रियाकलाप सावधानीपूर्वक करें, अन्यथा उदासीनीकरण स्थिति के पश्चात अम्ल की एक बूंद की अधिकता विलयन की प्रकृति को क्या कर देगा, अम्लीय कर देती है। इसलिए हमें जो हम ये प्रैक्टिकल करेंगे इसको हमें किस प्रकार से करना है, यह क्रियाकलाप हमें सावधानीपूर्वक करना है। अब हम देखेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है बच्चों। आपको उदासीनीकरण समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से क्षार और अम्ल दोनों को जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये लवण और पानी बनाते हैं, और ये जो लवण और पानी बनाता है यह क्रिया ही हमारा क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्रियाकलाप 6 में जब हमने मैग्नीशियम के तार को जलाया था बच्चों, मैग्नीशियम के तार को, है ना, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ था, ठीक है। यह ऑक्सीकरण का भी उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजन कर ऑक्सीकरण कहलाता है ना। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से क्रिया होता है ना, ऑक्सीजन से संयोजन होता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। कोई भी पदार्थ हो वो जब ऑक्सीजन से क्या करते हैं, संयोजन करके जो नया पदार्थ बनाते हैं वही हमारा संयोजन ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि लोहे के ऑक्सीजन के साथ संयोजन से ही जंग लगता है ना। जब जो हमारा लोहा है आयरन, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के संयोजन से ही क्रिया करते हैं और क्या लगता है, इसके दौरान जंग लगता है। अतः लोहे में जंग लगना भी क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया का एक उदाहरण है। सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, यह भी सल्फर का ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं बच्चों, डायग्राम बोल रही हूँ, यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा देख सकते हैं सल्फर दिया हुआ है। सल्फर किसके साथ क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और जब ऑक्सीजन के साथ कोई भी पदार्थ क्रिया करता है तो वह क्या कहलाता है, संयोजन ऑक्सीकरण, है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है, यह हमारा क्या कहलाएगा, संयोजन ऑक्सीकरण, ठीक है। अब देखिए इसके विपरीत किसी यौगिक में ऑक्सीजन की कमी अपचयन कहलाती है ना। यदि हम किसी विपरीत यौगिक में हम देखेंगे तो ऑक्सीजन की जहाँ कमी होगी वह क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाती है। तो बच्चों आप लोग को ऑक्सीकरण तो समझ में आ गया, कोई भी ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ संयोजन करके क्या करती है, वो संयोजन ऑक्सीकरण कहलाता है। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो नया पदार्थ बनता है तो ऑक्सीकरण संयोजन कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके विपरीत, है ना, इसके जस्ट उल्टा किसी यौगिक में, यदि किसी यौगिक में हमारा जो ऑक्सीजन है इसकी कमी होगी तो यह अपचयन कहलाती है। जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला मर्क्यूरिक का HgO, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। जब हम इसे गर्म करते हैं तब क्या होता है, मरकरी, जिसे हम क्या कहते हैं, पारा भी कहते हैं, मरकरी को पारा भी कहा जाता है, तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो हमें मरकरी और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यहाँ मर्क्यूरिक, है ना, यहाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन को क्रमशः हाइड्रोजन की कमी और हाइड्रोजन के योग से भी परिभाषित किया जा सकता है। तो बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन को क्रमशः हाइड्रोजन की कमी और हाइड्रोजन के योग से भी परिभाषित किया जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं जब अमोनिया को रक्त तप्त कांच की नली में प्रवाहित किया जाता है तब वह अपघटित होकर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन बनाती है। जैसे आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं अमोनिया NH3, ये क्या होता है, जब इसे गर्म किया जाता है तप्त, है ना,
तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटता है। ठीक है, अपघटित होता है। अपघटित मतलब टूटता है, अलग अलग होता है। तो इस अभिक्रिया में अमोनिया से हाइड्रोजन अलग हो गया। इस अभिक्रिया में जब ये NH3 टूटा तो N नाइट्रोजन अलग हो गया और हाइड्रोजन हमारा अलग हो गया। तो जो हाइड्रोजन अलग हो गई, अतः यह अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ। इसमें क्या हो गया, अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ। आइए अब हाइड्रोजन तथा क्लोरीन द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बनने पर विचार करें। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन ये कैसे बनता है, जब ये दोनों आपस में क्रिया किए तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना। इस अभिक्रिया में क्लोरीन से हाइड्रोजन का योग हुआ। योग मतलब ये जुड़ गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अपघटित मतलब टूट गया। इसमें हाइड्रोजन अलग हो गया अमोनिया से, तो क्या हुआ, इसमें जब अलग हुआ तो इसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे, है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ, जो अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इस अभिक्रिया में क्लोरीन से हाइड्रोजन का योग हुआ, अतः यह क्लोरीन का अपचयन हुआ, है ना। जब हाइड्रोजन इसमें योग हुआ, जुड़ा, तो इसमें क्या हुआ, क्लोरीन का अपचयन। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अपचयन और ऑक्सीकरण में। ठीक है, इसमें क्लोरीन जब हाइड्रोजन का योग होता है क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन का अपचयन होता है और इसमें अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है। क्योंकि अमोनिया का ऑक्सीकरण कैसे होता है, अमोनिया से हाइड्रोजन क्या होता है, अलग हो जाता है, तो इसमें अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है और इसमें क्लोरीन का अपचयन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैव रासायनिक क्रियाओं में रासायनिक पदार्थ के साथ साथ सूक्ष्म जीवाणु भी भाग लेते हैं। दही का जमना, डोसा बनने के लिए भिगोए गए चावल और उड़द की दाल में खमीर का उठना, भोजन का सड़ना, हमारे व अन्य जीव जंतुओं के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं जैसे पाचन आदि भी क्या है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। हम अभी जितने रासायनिक अभिक्रिया पढ़े बच्चों, उनमें से ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं। हम लोग जानते हैं जो दूध से दही बनता है ना, तो दूध से जो दही बनना है किस अम्लों के कारण होता है, ये इनमें भी लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं और कुछ सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं ये भी भाग लेते हैं, है ना, दूध से दही जमने में। और डोसा जो हम बनाते हैं वो उनको भी हम जब भिगा देते हैं तो जो चावल और उड़द भिगाने पर वो उनमें क्या उत्पन्न होता है, खमीर का उठना, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये सब जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। भोजन भी जो सड़ता है ये सब भी, है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे और दूसरे जीव जंतुओं के शरीरों तथा पेड़ पौधों में लगातार बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। कारखानों में भी बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाइयाँ, खाद, कीटनाशक, पेंट पॉलिश, सीमेंट, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, जिसमें क्या है, हमारे और दूसरे जीव जंतु के शरीर तथा पेड़ पौधों से लगातार बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। तो कारखानों में भी बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हमारे दैनिक जीवन के लिए ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, ये आप लोगों का जो चैप्टर है ये समाप्त हो चुका है। हमने सीखा, ये आप सभी स्वयं पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोगों का जो होमवर्क है, आप लोगों को अंतर स्पष्ट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट है ऑक्सीकरण तथा अपचयन, सेकंड है संयोजन तथा अपघटन। इनमें आप लोगों को अंतर बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, समय पर होमवर्क करके आप मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। न्यू चैप्टर में हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे।